Okay, let's have a brief introduction. I am your teacher for Indian Polity Constitution और साथ साथ में आपको मैं पढ़ाऊँगा जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, माई नेम इज़ दानिश. I have experience of almost 4 to 5 years in teaching polity and particularly district series. District series is actually what जो आपके syllabus में एक term mention होती है, general knowledge with special reference to J&K. ठीक है, ऑलमोस्ट उसमें सारे टॉपिक्स, ऑलमोस्ट एक्सक्लूडिंग द हिस्ट्री. हिस्ट्री वाला पार्ट, हिस्ट्री मेरी बस की बात ही नहीं है. मतलब रीज़न इज बीइंग कि हिस्ट्री यूजुअली किसी को अच्छा नहीं लगता है, पढ़ना भी इवन पढ़ाना भी तो फिर दूरी की बात है. ठीक है, तो उसमें जनरली हमारे टॉपिक्स होते हैं लाइक वी हैव फ्लोरा एंड फोना. ओके, वी हैव इन दैट इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स. ओके, वी हैव इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एंड ऑल दैट. तो उसमें इन जनरली जितने भी टॉपिक्स डिस्ट्रिक्ट लेवल से, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके लिए एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ झीलम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ झीलम. योर ऑप्शंस आर सिंध, ठीक है, वैशव, रमूशी, सुखनाग एंड वन मोर ऑप्शन इज देयर चेनाब. ठीक है, अब बात सुनिए मेरी. क्या जो मैंने रिवर्स का नाम लिया इससे पहले वो आपके दिमाग में आए कि ये कहाँ कहाँ पे है ये रिवर्स? कुछ थोड़ा सा आइडिया आया? वालेकुम, बैठिए. कुछ जनरल आइडिया आया आपको? कुछ ये मतलब रोमोशी कभी नाम सुना है? वैशव इन जनरल किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा. ठीक है, तो यही मैं बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सीरीज का ये बेनिफिट है कि आपको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीज़ें पता नहीं है वो आपको पता चल जाती है. ओके, इज दिस क्लियर? चलिए, नाउ टुडे जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट्स इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम आज ही से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे. नो, तो असल में हमारा टारगेट जो है अभी हमारे जो पास टारगेट एग्जामिनेशन है, दैट इज योर NT नायब तहसीलदार पोस्ट जो रिसेंटली एडवर्टाइज हो गए हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे साथ कुछ बच्चे SSC से भी जुड़े हैं जो SSC के लिए तैयारी कर रहे हैं. क्या उनके लिए ये टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बेनिफिशियल क्लासेस नहीं होंगी? ऑब्वियसली होंगी, क्योंकि पॉलिटी जो ये पॉलिटी है इट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर सब्जेक्ट किसी भी एग्जामिनेशन का. ओके, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है अभी. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. देखिए, ये लास्ट के 3 टॉपिक्स में जो आपकी 36 मार्क्स दिए हुए हैं ना, इसमें जो लास्ट के 3 टॉपिक्स है, वन इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इट्स नॉट इलेक्शन कमिश्नर, इट्स एक्चुअली, अब लिखने वाले भी देखिए उसने भी कमिश्नर लिखा है. इट्स इलेक्शन कमीशन, ECI जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. मतलब वो बॉडी जो इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट कराती है. ठीक है, इलेक्शंस आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं वो कंडक्ट कराती है कौन सी वाली बॉडी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ये एक्चुअली में पार्टी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. यहाँ पे जो बाकी नेक्स्ट आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इसका एक पार्टी है. वी हैव अ सब्जेक्ट इन दिस टॉपिक इन दिस, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. हमारे लिए एक टॉपिक होता है पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब वो बॉडीज जिनका मेंशन डायरेक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ECI इज वन ऑफ देम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इसी तरह से हमारे पास कुछ और बॉडीज भी है लाइक CAG, Comptroller and Auditor General. We have UPSC, Union Public Service Commission. We have Public Service Commission, State Public Service Commissions. ये सारी की सारी कौन सी बॉडीज है? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है. लाइक वी हैव फाइनेंस कमीशन, ये भी कौन सी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. मतलब जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टली रखा है. और उसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपकी वो वाली बॉडीज होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर से डेवलप होके आई है. फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें भी 2 तरह की बॉडीज होती है. कुछ होती है स्टैट्यूटरी बॉडीज. व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूटरी? और कुछ होती है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज. अब नॉन स्टैट्यूटरी कौन सी बॉडीज होंगी और स्टैट्यूटरी कौन सी बॉडीज होगी? इन सिंपल वर्ड्स आप याद रखेंगे,
जो आपकी नॉन स्टैट्यूटरी होती है, ये वो बॉडीज होती है जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई जाती है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अभी गवर्नमेंट किसकी चल रही है? बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है। तो 2014 तक किनकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो कांग्रेस जब तक था तब तक हमारे पास एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, दैट वाज कॉल्ड प्लानिंग कमीशन, ठीक है। लेकिन जो ही बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में आई, उन्होंने इलेक्शन जीते। 1 जनवरी 2015 को उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने इस प्लानिंग कमीशन को हटा के एक नई एग्जीक्यूटिव बॉडी लाई। कौन सी? नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, जो करंटली हमारे पास अभी फंक्शन कर रही है। तो वो वाली बॉडी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनती है उसको हम बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है जिनको पार्लियामेंट के किसी एक्ट से बनाया जाता है, पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया जाता है। पार्लियामेंट एक्ट इन द सेंस, यू वेरी वेल नो कि पार्लियामेंट के कितने हाउसेस होते हैं? 2 हाउसेस होते हैं, वन इज कॉल्ड लोकसभा एंड अनदर इज कॉल्ड राज्यसभा। जब भी कोई चीज पार्लियामेंट करती है, मतलब एक बिल लाई जाती है, और उस बिल में, एक बिल इज नथिंग, इट्स अ प्रपोजल कि हम ये करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू नॉन स्टैट्यूटरी, सॉरी आई मीन टू से स्टैट्यूटरी बॉडी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे जीएसटी काउंसिल की, जो कि रिसेंटली अभी बना है। जीएसटी काउंसिल एक बॉडी है, क्या है? एक बॉडी है, मगर ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन थी, और ना ही वो आपकी क्या थी? नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। मगर उसको इंट्रोड्यूस किया गया और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है। अमेंड करना क्या होता है? चेंज करना होता है, ठीक है। उस चेंज से जीएसटी काउंसिल को स्टैट्यूटरी नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। तो यहां पे एक चीज समझ में आई, जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन ने वहां से दी है और कुछ चीजें हम फिर से भी ऐड कर सकते हैं, उनको भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे सकते हैं। लेकिन अब स्टैट्यूटरी बॉडी कौन है आपकी? फॉर एग्जांपल सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल वगैरह वगैरह, बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड और स्टैट्यूटरी बॉडी, जो कौन सी बॉडीज होती है? पार्लियामेंट के एक्ट से बनी हुई होती है। तो अब मैं इन जनरल कह रहा हूं, जो आपका इलेक्शन कमीशन है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो डायरेक्टली मेंशन है आपके आर्टिकल 324 में, जो डायरेक्टली किस में मेंशन है? आर्टिकल 324 में। दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड एक्सपेक्ट इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो एक टॉपिक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक टॉपिक नहीं है, ये एक बुक है, ये एक पूरी बुक है, जिसमें आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर पढ़ना पड़ेगा, फिर प्रेम्बल पढ़ना पड़ेगा, फिर सिटीजनशिप, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, गवर्नर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन अब जब इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉपिक से हटके अलग से आपको एक टॉपिक रखा गया है, तो एक्सपेक्ट इसमें क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, और हमें इसका एक एस्पेक्ट भी नहीं छोड़ना है। 1 मार्क्स मीन्स इधर यू आर इन द लिस्ट और आउट ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स, तो यहां से मुझे फिर उसके बाद है आपके पास ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स आपको पहले तो सबसे आपको यूनाइटेड नेशंस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, जो 10 दिसंबर को वो डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बनाई थी। उसके बाद आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, किस हिसाब से? देयर इज अ ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, देयर इज अ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। देयर इज अ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, उनके बारे में आपको चीज़ें पढ़नी है, तो वो हम इस ह्यूमन राइट्स के वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर कुछ नहीं, एक इनमें से 1 मार्क्स, दूसरे में से दूसरा मार्क्स, हो गए 2 मार्क्स। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन से इन जनरल क्वेश्चंस अगर कुछ भी नहीं, कम से कम 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सब पूछ ही लेते हैं, दैट मीन्स 7 मार्क्स यहाँ पे गेन हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब आते हैं पॉलिटी के और कुछ टॉपिक्स है इसमें। अभी तक हमने देखे इन जनरल ये 7 भी हो सकते हैं, ये इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं, लेकिन 2 जो हमने बोले, इलेक्शन कमीशन, ह्यूमन राइट्स, उसमें तो एक्सपेक्टेड एक ही क्वेश्चन होगा ही होगा। नेक्स्ट इज जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। अब इसमें पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स है, दैट इज योर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और अभी तक
कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तक एसआई का जो पिछला एग्जाम हो गया था सब इंस्पेक्टर का, जेकेपी का, उसमें टॉपिक दिया था इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और पूछे गए थे 5, 6, 10 सवाल कम से कम, किससे? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, और किसी से कुछ नहीं पूछा था। तो दैट मीन्स रीऑर्गेनाइजेशन के भी अगर कुछ नहीं, 3 मार्क्स आपको यहां से भी आ जाएंगे। ओके, एंड व्हाट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? जो आर्टिकल 370 था उसके हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक को बनाया गया यूटी विद लेजिस्लेचर, दूसरे को रखा यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वो है। फिर आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एक चैप्टर है इंडियन पॉलिटी में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें हम एक साइड से विलेज लेवल पे पढ़ते हैं पंचायत, पढ़ते हैं ना, और दूसरे साइड से पढ़ते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट, या जिनको हम म्यूनिसिपैलिटी सेटअप बोलते हैं, जो हम सिटीज के लिए पढ़ते हैं। तो ये एक्चुअली 73rd, दिस इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड दिस इज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बात समझ आ रही है? 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका एक चैप्टर ही है, किसमें? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडियन पॉलिटी में। इसको भी यहां पे उन्होंने सेपरेट करके रखा है, और साथ साथ में ये जोड़ा है कि जम्मू कश्मीर पंचायत राज एक्ट ऑफ 1989 एज अमेंडेड अप टू 2020। देखिए 370 जब था, आर्टिकल 370 जब था, तो जम्मू कश्मीर के पास अपना एक पंचायत राज एक्ट था, पंचायत राज एक्ट था 1989 का, और ये पंचायत राज एक्ट 1989 का था। लेकिन याद रखिए, ये जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे, जिनके जरिए से हिंदुस्तान में या इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक नया चैप्टर लाया गया। ठीक है, अभी तक ये चैप्टर हमारे पास नहीं था, मगर लाया गया कब? 1992 में। 1992 में ये चीजें आ गई। उससे क्या हो गया? उससे अब हर स्टेट में विलेज लेवल पे पंचायत होगी, और जहां पे अर्बन एरिया होगा वहां पे क्या होगा? म्यूनिसिपैलिटी होगी। बात समझ आ रही है आपको? मतलब वहां पे अब इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, म्यूनिसिपैलिटी में इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। जैसे आप देखते हो, आपकी श्रीनगर की एग्जांपल है, 74 वार्ड्स में डिवाइडेड है, और 74 वार्ड से आपके काउंसलर्स, कॉर्पोरेटर्स या जिनको पार्षद्स बोलते हैं, वो आते हैं इलेक्ट होके डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल पूछूं कि नहीं पूछूं? ये जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज है, इनका इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? वेरी गुड। क्या ये जो हमने अभी पढ़ा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या ये इलेक्शन कंडक्ट करेगा इनका स्टेट्स पे? करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किन का इलेक्शन करता है? इतना तो पता होगा, स्टेट्स का और पार्लियामेंट का, मतलब लोकसभा राज्यसभा का, और स्टेट असेंबली का, वो हो गए 2, और प्रेसिडेंट इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट का। याद रखिएगा, बस इन 4 का इलेक्शन करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन इसी एक्ट से आया गया, एक नया कमीशन बनेगा स्टेट लेवल पे। जैसे फाइनेंस कमीशन वहां पे होता है सेंट्रल लेवल पे, उनका काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स फ्रॉम टैक्सेस, जो टैक्सेस से पैसा बचेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। और यहां पे भी बनेगा आपका स्टेट लेवल पे भी एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, जिसको गवर्नर अपॉइंट करेगा एवरी 5 ईयर के बाद। उसका काम क्या होगा? इसी टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। ओके, अब यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 32, 73, 74 आपको एक सेपरेट टॉपिक पढ़ना है, और उसी के एसोसिएशन में आपको पंचायत राज एक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर 1989 पढ़ना है। लेकिन 89 ही क्यों रखा? क्यों? इसको कुछ चेंजेस करके, तभी लिखा है एज अमेंडेड अप टू 2020, इसमें कुछ चेंजेस की है और इसको एट पार किया गया है विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अदरवाइज बहुत सारे एक्ट्स को रिपील किया गया, इसको भी कर सकते थे, लेकिन इसको नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक्ट था, उसमें ही कुछ चेंजेस करके इसको रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ बराबर रखा गया, और यहां पे भी वही कंटिन्यू किया गया। तभी हमें साथ साथ में बोला है कि 73rd भी जान लेना क्या है, और 74th भी देख लेना इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो दिस इज अ ब्रीफ डिस्कशन कि कम से कम आपके 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक्स जो है वो पॉलिटी के टॉपिक्स है। अगर यहां से भी हम एक ही सवाल एक्सपेक्ट करेंगे और यहां से भी एक ही, अदरवाइज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसमें 2-3 सवाल पूछ ही सकते हैं। ठीक है, टॉपिक्स कितने हैं टोटल? 3, 6 और 8 टॉपिक्स है, तो कितने मार्क्स है? 24। नाउ अगर आप डिवाइड भी करने बैठेंगे, कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं? कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक टॉपिक से? 3 के आसपास।
तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कीजिए इसमें भी 3 क्वेश्चन, इसमें भी 3 क्वेश्चन, कितने हुए 6। और वहाँ पे मैंने बोला था इन रफली वर्ड्स 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब 12 मार्क्स जो है आपके पॉलिटी पे डिपेंड है, और 12 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं रहती है। 12 मार्क्स से बोलते जाओ घर में बैठो, ठीक है। सिलेक्शन जो रुकती है वो रुकती है पॉइंट्स में। कितने में रुकती है? पॉइंट्स में। हमारे एक टीचर है आपके हिस्ट्री टीचर, जो लास्ट का एनटी उसमें वो इंटरव्यू में अपेयर हुए थे 1.03 से रह गए थे, ठीक है। तो पॉइंट्स में भी सिलेक्शन रुक जाती है। और आपका तो पता ही है, आपकी कितने पोस्ट है 75, उसमें से ओपन मेरिट के है 30। अब आप देखो इट्स अ कट थ्रोट कंपटीशन, ठीक है। अब मायूस नहीं कर रहा हूं मैं आपको मैं जगा रहा हूं कि जागो, सोने के दिन गए, ठीक है। 30 है आपके ओपन मेरिट की पोस्ट, उसमें भी अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगाई तो आपके लिए बचेंगे 27। तो 27 जम्मू एस्पेरेंट्स, ठीक है, आपकी कश्मीर के एस्पेरेंट्स, ओके। उसमें भी एक तो रिसेंटली जो आए हैं जिनको अभी हमारे पास पढ़ते हुए लगभग साल हो गया या 6 महीने, 2 साल भी हो गए, एक तो वो है। प्लस आपके ड्रॉपीज होते हैं, आईएएस इंटरव्यू वाले ड्रॉपीज होते हैं, यूपीएससी इंटरव्यू से ड्रॉप होके आए होते हैं बच्चे, आपकी जेकेएस इंटरव्यू ड्रॉप हुए बच्चे होते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन के लेवल आप खुद ही जज कर सकते हैं किस लेवल का कंपटीशन है। इज दिस ओके? समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए। अब डर गए क्या? डर गए? डरना ही है, ठीक है। तो फिर बोलते हैं ना डर के आगे जीत है। तो जीत तभी होगी जब थोड़ा सा डरोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स दोगे, ठीक है, तभी कुछ अचीव कर सकोगे। चलिए, तो हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, हम अभी थोड़ा सा बेसिक ही देख लेंगे इंडियन पॉलिटी का। अब आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। अब मैंने तो डिस्कस किया ना इंडियन पॉलिटी, पूरा बता दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। अब असल में व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, क्यों पढ़ना जरूरी है? अच्छा आप ही बताओ, आप कल को एंटी बनोगे इंशाल्लाह, ठीक है। आप मुझे बताओ क्यों पढ़ना पॉलिटी जरूरी है? आप बताओ, आप बताओ। वेरी गुड। अगर इंसान को इतना भी पता नहीं होगी हाउ इज माई कंट्री गवर्निंग, कैसे गवर्न किया जा रहा है मेरी कंट्री को, ठीक है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन सी चीज है, किस खेत की मूली है, ठीक है, गवर्नर पूछो हाउ इज गवर्नर। अच्छा आप ही बताओ, आपके बगैर हाउ इज गवर्नर इलेक्टेड? गवर्नर के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? एनी आइडिया? आप बताओ। अब गवर्नर के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है आपका? अब मैं बताऊं, गवर्नर का इलेक्शन ही नहीं होता है, ठीक है। गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज तो जरूरी है। अगर हमारे पास एलजी है, ठीक है, मनोज सिन्हा है, तो इसका इलेक्शन कौन करेगा? कोई नहीं करता, इसको अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीजें बेसिक है। आपको इकोनॉमी पढ़नी है, कौन सी वाली? इंडियन इकोनॉमी। क्यों पढ़नी है? कम से कम आपको अपने देश की इकोनॉमी के बारे में पता होनी चाहिए। इकोनॉमी कैसे रन होती है, बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या होता है, ठीक है, या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड का क्या रोल है, ओवरऑल आपको जीडीपी, जीएनपी, ये बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए, तभी तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हो। आपको ही कल को गवर्न करना है एनटी बन के। आप एनटी, अगर आपकी एज अभी 25 बिलो है, तो आप कहाँ तक पहुँचोगे? यू कैन रीच अप टू द फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी बन सकते हो एनटी के बाद, नायब तहसीलदार, फिर आगे आगे चल के आप बहुत आगे जा सकते हो, ठीक है। इट्स अ वेरी यू कैन से द वाइट कॉलर जॉब, बहुत अच्छा पोस्ट है एनटी का, फील्ड जॉब है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहलाते हो आप, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 2nd क्लास। इवन अगर कंपैरिजन में कुछ परसों बोल रहे थे कि ये बेटर जॉब है एज कम्पेयर टू द जेकेपीएससी जो केएस कंडक्ट करता है। द रीज़न इज बीइंग कि आप वंस क्वालिफाई करते हो केएस, ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपके साथ? आप बीडीओ अपॉइंट होते हो, और बीडीओ अपॉइंटमेंट होने के बाद आपको किसी भी सेल में रख सकते हैं एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, वट एवर जो भी पोस्ट वहाँ पे होगी। लेकिन इस फील्ड में आप आए एज ए नायब तहसीलदार, आपको इस फील्ड से कोई नहीं निकाल सकता है, ना ही आप ट्रांसफर हो सकते हो। ट्रांसफर इन द सेंस के आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में रही नहीं हो सकते हो। यू आर इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नायब तहसीलदार के बाद 8-10 सालों के बाद डेफिनेटली तहसीलदार बनोगे,
मतलब आपको केएस रैंक खुद ही मिलेगा 8-10 सालों के बाद। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पे। सिलेबस तो हमने इन ब्रीफ देख लिया, 6 टॉपिक्स दिए गए हैं, मगर ये 6 के 6 टॉपिक्स नहीं है। तो हम पॉलिटी को समझने के लिए इस बोर्ड के 2 हिस्से करेंगे, रियल में नहीं, मतलब पेन से 2 हिस्से करेंगे। ठीक है, एक साइड से हम रखेंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे हिस्से में हम रखेंगे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। प्री कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे? जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास था ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं और हमारे पास जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, और यहां पे मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डेट लिखता हूं, 26 जनवरी 1950। इस डेट से हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आया। लेकिन इस डेट से पहले पहले क्या था? हमारे पास कुछ नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमें गवर्न किया जा रहा था। कौन कर रहा था? वेरी गुड। तो यहां पे हम थोड़ा सा देखेंगे ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल क्यों देखेंगे? तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या लेना देना है, ये सवाल हो रहा होगा दिमाग में। हम ब्रिटिश रूल क्यों पढ़ेंगे? मतलब इन शॉर्ट यहां पे मैं आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम क्यों पढ़ेंगे? ताकि हमें प्रेजेंट डे इमेज जो है हमारे पास, या प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास है, इस ब्रिटिश रूल का क्या इन्फ्लुएंस रहा है, बस ये समझने के लिए हमें ये पढ़ना है। मतलब दिस इज एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, इस डेट से ऑनवर्ड्स हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे तो इतना समझेंगे ना कि ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे थे, जो ब्रिटिशर्स आए थे कब, नियरली 1600s के आसपास इंडिया में वो आए थे। तो उस टाइम से लेकर कब तक थे? 1947 तक कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना इन्फ्लुएंस, जो हमारे प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम पोर्शन जो आया है वो आया है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1935 से। मैक्सिमम पोर्शन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट नाउ है, तो वो कहां से हमने लिया है? इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। दैट मीन्स ये एक्ट पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब असल में हम ब्रिटिश रूल यहाँ पे क्या हिस्ट्री पढ़ने बैठेंगे? नहीं। अगर हम हिस्ट्री पढ़ने बैठे तो मैंने पहले ही आपको बोला हिस्ट्री मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो हमें 2-3 साल यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, हमें समझना है जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो फिर कैसे इन्फ्लुएंस है हमारे, मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर ब्रिटिश रूल। ये है हमारे टॉपिक का नाम, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन। मतलब अब कैसे समझेंगे हम ये एवोल्यूशन? उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम सबसे पहले ऐसा कुछ समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर याद होगा या आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 1600s के आसपास यहाँ पे एक कंपनी आई थी। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? ये क्या एज आया था इंडिया में? एज ए ट्रेडर्स आए थे। बिल्कुल, वेरी गुड, एज ए ट्रेडर्स आए थे यहाँ पे। उन्होंने बोला था, ये ब्रिटिश की कंपनी थी, ये ट्रेडिंग पर्पस से कहाँ आई थी? इंडिया आई थी। ठीक है, और यही से शुरुआत होती है कि हम यहाँ हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हम समझेंगे फिर कैसे इनका जो डिफरेंट एक्ट्स इनको गवर्न कर रहे थे, उन एक्ट से कैसा इन्फ्लुएंस हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब यहां पे पहले रुकता हूं मैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ठीक है, ये खत्म भी हो जाएगी, लेकिन आगे हमें यहां पे आपको बोल रहा हूं, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है फॉर एग्जांपल प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल इज नथिंग, इट्स अ इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर बुक। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, उसका इंट्रोडक्शन जो है उसको हम बोलते हैं प्रीएम्बल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। थर्ड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फंडामेंटल ड्यूटीज। सॉरी, यहाँ पे एक टॉपिक है डीपीएस पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव।
उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव, एंड लास्टली वी विल बी गोइंग फॉर जुडिशरी। दैट्स इट। और इस बिटवीन हमारे बाकी सब टॉपिक जो है आते जाएंगे, वो हमें कवर अप करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ फिर से, ट्रेडर्स आए, ठीक है, एज अ ट्रेडर्स यहाँ पे आए, कब आए, 1600s के आसपास। कैसे आए, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट से परमिशन मांगी। क्या मांगी, कि हमें आप ट्रेडिंग परमिशन दे दो। हम कहाँ जाएंगे, इंडिया जाएंगे, क्या करने जाएंगे, ट्रेड करने जाएंगे। तो वहां पे उस टाइम पे एक उनकी क्वीन थी, दैट वाज कॉल्ड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। इस क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इनको बोला, हाँ जी जाओ, हम आपको एक रॉयल चार्टर नाम से एक परमिशन ग्रांट करते हैं, यू कैन गो टू इंडिया, और हमारे नाम से जाओ कि वी आर ब्रिटिशर्स और हम इंडिया में ट्रेड करने जाइए। ये ऐसी एग्जांपल है, अगर टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी आज के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन मांगेंगे, बोलेंगे हम अफ्रीकन के किसी गरीब कंट्री में जाके क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, लेकिन हम ट्रेड करेंगे एज ए इंडिया की कंपनी है ये, ठीक है, इंडियन कंपनी है, और वहाँ पे इंडिया का नाम रोशन करेंगे। इंडिया बोलेगा यहाँ से टाटा वालों को या अडानी अंबानी से तो लगाव ही है, बोलेंगे हाँ जी जाओ, ठीक है, करो वहाँ पे ट्रेड, हमारा नाम रोशन करो, हिंदुस्तान का नाम रोशन करके आ जाओ, लेकिन याद रखो हमें कुछ टैक्स बेचते रहना, ऐसा ना हो कि हमें फिर भूल ही जाओ, हमारा नाम वहाँ पे लोगे और हमें फिर भूल ही जाओगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये आए यहाँ पे इंडिया में, ओके, इंडिया में जो आए तो यहाँ पे सिंपली ये थोड़ा सा ट्रेडिंग में, इस पर दुकानदार छोड़ो, दुकानदारी करा, हल्का फुल्का चीज़ भी इसका नाम और तो इन्होंने स्टार्ट किया ट्रेडिंग एंड ऑल दैट। इट्स नॉट दैट एक्चुअली लाइक दैट, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही थी, लेकिन एक काम हो गया, 1717 में इनको एक परमिशन दी गई यहाँ पे इंडिया में कि आप ट्रेड करो, और उसका नाम रखा था दस्तक। ये आप हिस्ट्री में सारी चीजें पढ़ेंगे, मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं, हुआ क्या था। उनको दिया गया दस्तक, और ये दस्तक का जो एक मुगल एम्परर था फर्रुखसियर, इस फर्रुखसियर ने इनको इशू किया क्या, दस्तक, बोला यू हैव अ राइट टू ट्रेड बट विदाउट पेइंग टैक्स। उसको था बिल्कुल उसमें क्या बोला, आप ट्रेड करो मगर टैक्स भी नहीं देना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उस दस्तक है, इट्स नथिंग, इट्स अ ट्रेडिंग राइट। अगर आपको पूछेंगे कभी भी, इट्स अ ट्रेडिंग राइट विदाउट पेइंग टैक्स। अच्छा आप हिंदुस्तान आए हो, वेलकम वेलकम, ट्रेड करो, कोई बात नहीं है, ठीक है, हमारी तरफ से परमिशन है, ये परमिशन दी और बोला लेकिन हमें टैक्स की जरूरत नहीं, हम बहुत अमीर है, जाओ करो ऐश। और जो ही ये दस्तक मिला, अब ये क्या करेंगे, अंधाधुंध ट्रेड, ठीक है, आंख बंद करके ट्रेडिंग, बस ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग। तो इससे क्या होगा, जो लोकल ट्रेडर्स होंगे उनका इंटरेस्ट हर्ट होगा, ऑब्वियसली होगा ना इंटरेस्ट हर्ट। तो वही हुआ, इंटरेस्ट हर्ट हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, बंगाल का एक नवाब था सिराजुद्दौला। इस सिराजुद्दौला ने क्या किया, इस सिराजुद्दौला ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ये आनंद फानंद पर हमें कुछ रखा ही नहीं, हमें तो कुछ ट्रेड, हमें तो पैसे भी नहीं मिल रहे अब, ठीक है, पूरा मार्केट उन्होंने खा लिया। तो इस सिराजुद्दौला जो कि नवाब ऑफ बंगाल था, इसने क्या किया, इसने एक जंग छेड़ी 1757 में इसने एक जंग छेड़ी, और उस जंग का आपने नाम बहुत बार सुना होगा, बैटल ऑफ प्लेसी, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बैटल ऑफ प्लेसी। ये बैटल ऑफ प्लेसी अब है क्या, जंग होगी किसके बीच में, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, या यू कैन से ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और होना क्या था, सिराजुद्दौला ने जंग हारी, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, सिराजुद्दौला ने जो ही जंग हारी, उसके बाद बहुत टाइम हो गया, अब फिर से ट्रेड करते। अब यहाँ पे अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस बैटल ऑफ प्लेसी जो है, इससे क्या हो गया, इससे ब्रिटिशर्स का कदम ज्यादा स्ट्रांग। अब आप देखो, अगर इस क्लास में दो लड़के लड़ाई करेंगे ना, तो आख अगर बिग स्पाई ना, बिग सिंदूर दबदबा, दूसरा क्या बोलेगा, नहीं दो ने लड़ाई की, एक ने जीता, अब ये तो स्ट्रांग है, इसको आगे से टच नहीं करना है भाई, यही होता है ना, उसका दबदबा रहेगा। तो सेम हो गया ब्रिटिशर्स का दबदबा, ब्रिटिशर्स ने अब अपने कदम अच्छे से जमाए, ठीक है। अब कदम जो जमे, अब क्या होगा, अब कॉन्स्पेरेसी एक हो गई, ठीक है, इंडियन रूलर्स, बहुत सारे इंडियन रूलर्स मिलके कॉन्स्पेरेसी कर रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश, अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इनने बोला अब तो हम नहीं छोड़ेंगे, हमारा मार्केट तबाह, हमारा जो दबदबा था वो भी खत्म, जंग भी एक इन्होंने जीती, दूसरी जंग होगी बैटल ऑफ बक्सर।
बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर जो, इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व थी, ठीक है। एक साइड से था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज, ठीक है, जिसको लेड कर रहा था, उस बंदे का नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो वाज द पर्सन जो लेड कर रहा था इस ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्सेस को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और उस टाइम पे जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, उस टाइम पे इस ईस्ट इंडिया कंपनी, या यू कैन सिंपली से एक गवर्नर होता था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लीव, ठीक है। गवर्नर था ये बंगाल का उस टाइम पे, मतलब गवर्नर उन जगहों का जहां जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा था, ठीक है। अब हेक्टर मुनरो फोर्सेस को लेड कर रहा था। एक साइड से थी ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरे साइड से थी मिल के कुछ पार्टीज, ठीक है, मिल के कुछ पार्टीज थी। उसमें से एक था, यू कैन राइट डाउन, मीर कासिम, ही वॉज द नवाब ऑफ बंगाल, मीर कासिम वॉज देयर, ओके। दूसरा था सुजाउद्दौला, दूसरे कौन थे? सुजाउद्दौला, ठीक है। तीसरा था इसमें एक मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। इनकी कलेक्टिव फोर्सेस थे, और यहां से क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी लेड बाय हेक्टर मुनरो, ठीक है। अब होना क्या था भाई, क्या लगता है आपको? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको इतना मारा, इतना मारा, इन्होंने बोला बस और नहीं सहा जाएगा, तो करेंगे क्या? जंग को रोको। बोला हम जंग तभी रोकेंगे जब आप एक ट्रीटी साइन करेंगे, और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। दिस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कुछ नहीं था, ये था कि जंग को रोका जाएगा, ठीक है, स्टॉप द वॉर। हमने अब सरेंडर किया, आप महान हैं, हमें छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसमें से बहुत सारे कत्ल भी किए गए। मीर कासिम को शायद एग्जाइल किया गया था, जलाए वतन एतवानांचे इस कश्र पर, ठीक है। तो अब ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की, और लेकिन इतना ही नहीं हुआ, जंग खत्म हुई। अब ब्रिटिशर्स को इनको देनी पड़ी दीवानी। क्या देनी पड़ी? दीवानी। ने बोला अब हम आप दीवानी दे दो। अब ये दीवानी का जो मेन रोल, अगर एग्जामिनर पूछता है कभी कि हु इशूड द दीवानी टू द ब्रिटिशर्स, इट्स दिस शाह आलम सेकंड, जो कि मुगल एम्परर था, जो कि क्या था? मुगल एम्परर। इस दीवानी को दिया किन्होंने? शाह आलम ने। किसको दी? ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ व्हाट वाज दिस दीवानी? इट वाज नथिंग, इट वाज अ टैक्स कलेक्शन राइट। इट वाज अ टैक्स कलेक्शन राइट, मतलब खेल खत्म। अब टैक्स भी लेंगे, सिविल जस्टिस में भी इंटरफेयर करेंगे। मार्केट तो इन्होंने ऑलरेडी खा ही लिया था। अब पूरे के पूरे कदम जमे किनके? ब्रिटिशर्स के। अब आपको टैक्स भी देना है, लोगों से टैक्स कलेक्ट करेगी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी आगे लोगों को देगी क्या? कुछ भी नहीं। अब इन शॉर्ट अगर आप बोलोगे कि यहां पे ये जो ट्रीटी साइन होगी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसमें एक क्लॉज था कि पैसे खाएंगे हम, गाली खाओगे तुम। बताओ कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आमिर सर जो आपको रीजनिंग मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे काम? आपने एडमिशन फीस उनको दे दिया, ठीक है, और मैं जो आया आपके पास, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, मगर मैं आपको बोलता हूं मैं आपको क्यों पढ़ाऊं, आपने तो मुझे फीस ही नहीं दिया, और आमिर सर को दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब यहां पे समझो, आपने अपना टैक्स दिया है आमिर सर को और एक्सपेक्ट कर रहे हो सर्विस मुझसे, तो मैं क्या दूंगा? तो वही लोगों ने एक्सपेक्ट सर्विसेज किन से की? अपने रूलर से, शाह आलम से, ठीक है, मुगल एम्परर से। लेकिन टैक्स कलेक्शन कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो अगर देते तो देते कहां से? फैसिलिटी अगर वो प्रोवाइड करेंगे आपको, लाएंगे कहां से? पैसे कहां से लाएंगे? पैसे तो आप दे रहे हो किनको? तो वही होता है, आप पैसे खाएंगे हम, गाली खाओगे तुम। लोगों का जो भी इशू होगा वो आप देख लेना, लेकिन पैसे हम रख रहे हैं, ठीक है। तो दिस वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट कि कैसे ब्रिटिशर्स के कदम हिंदुस्तान में जमे। लेकिन अब साथ साथ में एक चीज याद रखनी है कि जो ब्रिटिशर्स के कदम यहाँ पे जमे, इसके लिए अब ये कहाँ किनका नाम लेके आए हैं? अगर अडानी अंबानी अभी अफ्रीका गया, किसका नाम लेके गया था? इंडिया। इंडिया मतलब दैट मीन्स अगर ये आगे कुछ भी करेंगे, कुछ गलत करेंगे, तो बदनामी किसकी होगी? बदनामी होगी ब्रिटिशर्स की, कि अंग्रेजों ने ऐसा किया, ठीक है। अब अंग्रेजों ने नहीं किया, यहां पे बोला जाएगा अंग्रेजी पार्लियामेंट, ब्रिटिश हुकूमत ऐसा कर रही है हिंदुस्तान में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसके लिए इन्होंने क्या किया?
इसके लिए उन्होंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, हमें स्टेप लेना ज़रूर पड़ेगा ताकि हम उनके अफेयर्स जो है रेगुलेट कर सकेंगे, उनके अफेयर्स को कंट्रोल कर सकेंगे, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने बोला अब क्या करेंगे, हम उनके अफेयर्स को कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे बैठ के लंदन में बैठ के हम पार्लियामेंट में कानून पास करेंगे और उनको वहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, आपको ऐसे ऐसे करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और वही उन्हीं गाइडलाइंस का या उन्हीं गाइडलाइंस का नाम जो हम पढ़ेंगे बहुत सारे एक्ट्स की शक्ल में। किसकी शक्ल में? एक्ट्स की, क्योंकि एक्ट हम उसी को बोलते हैं जिसको पार्लियामेंट पास करती है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया और गाइडलाइन किनको दी, गाइडेंस किनको कर रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा ऐसा करना है आपको। यहां से मैं भेज रहा हूं, ये लो हमारी तरफ से डॉक्यूमेंट है। एज सच फॉर एग्जाम्पल पहला डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये लो हमारी तरफ से एक एक्ट, ऐसा जो हम इसमें बोल रहे हैं वैसा ही करना, अपनी मनमानी नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कुछ उल्टा सीधा किया बदनामी ब्रिटिश गवर्नमेंट की होगी। तो हम फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू रेगुलेट योर अफेयर्स, वी आर गोइंग टू कंट्रोल योर अफेयर्स। समझ आया? इतना समझ आया? तो उस कंट्रोल में, उस रेगुलेशन में जो सबसे पहले रेगुलेशन आई उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब ये एक्ट्स है ना, इन एक्ट्स को भी हमें दो हिस्सों में पढ़ना है। अब बोर्ड के फिर से दो हिस्से होंगे। जो कुछ एक्ट्स हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उन एक्ट्स को हम बोलेंगे कंपनी रूल। क्या बोलेंगे जी? कंपनी रूल। ये तब तक होगा, इसमें बहुत सारे एक्ट्स आएंगे, ठीक है। इसमें आएगा आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1841 वगैरह, जितने भी एक्ट्स आएंगे वो सारे के सारे एक्ट्स किसमें होंगे? कंपनी रूल के अंदर। फिर लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हम बोलेंगे सीधे यहां पे क्राउन रूल। क्या बोलते हैं जी? क्राउन रूल। मतलब दैट मीन्स कि जब क्राउन रूल आएगा और इसका पहला एक्ट आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, दैट मीन्स इस टाइम पे कंपनी यहां पे अबॉलिश की गई है। अब कंपनी यहां पे नहीं है। अब ये हो गया कंपनी रूल, मतलब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं लेकिन बीच में एक मीडिएटर है, बीच में एक चेन है। चेन कौन सी है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी चेन के थ्रू हम यहां पे रूल करने जा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये समझ आया? लेकिन फिर एक टाइम ऐसा पहुंचेगा कि अब कंपनी मजबूर हो जाएगी कि इस कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी कि इस कंपनी को हम एबॉलिश करेंगे और हम क्या करेंगे? अब हम डायरेक्ट रूल करेंगे थ्रू अपॉइंटिंग आवर एडमिनिस्ट्रेटर्स। ऐसा क्यों हुआ? कंपनी क्यों एबॉलिश होगी? सुना है कभी रिवोल्ट ऑफ 1857? सुना है ना? रिवोल्ट ऑफ 1857 एक जंग हो गई हिस्ट्री में, जिसमें आम लोगों ने, कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, सारे नहीं कुछ कॉमन पीपल ऑफ इंडिया ने बगावत की, रिवोल्ट किया, रेबल किया टुवर्ड्स ब्रिटिश, टुवर्ड्स द कंपनी। और अब जब 1857 में ये जंग हो गई तो ब्रिटिशर्स को लगा कहीं ये सोने की चिड़िया इंडिया हमारे हाथ से छीन ना जाए, कहीं निकल ना जाए, तो हम क्या करेंगे? इस कंपनी रूल को, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश करके हम खुद अब यहाँ पे रूल करने आएंगे। तभी उसको बोला जाता है क्राउन रूल। और क्राउन रूल में वहां का किंग, वहां का क्वीन यहाँ नहीं आता था रूल करने के लिए, बट अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर रखता था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता था और बोलता था जाओ इंडिया जाओ, वहां पे रूल करो, जो हम टाइमली आपको यहाँ से गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे उसी अकॉर्डिंगली आपको वहां पे लॉ मेकिंग रूल वगैरह करना है। इतना समझ आया? ठीक है, आगे चलूं कि रुकूं? आगे चलूं? बस इतना ही? ठीक है। क्या समझ आया आपको? क्या समझ आया आपको? हाँ, वेरी गुड। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई और हम पढ़ेंगे क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी? क्योंकि हमें समझना है। क्या समझना है? कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेजेंट डे चीजें हैं कैसे इवॉल्व हुई है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। आपको समझ आया? कहीं ऊपर से तो नहीं गया कुछ? फिर मैं नए से बताऊंगा। बताओ, आपको समझ आया? कोई डाउट है? डाउट है कहीं पे? थोड़ा बहुत ही आया समझ, कोई मसला नहीं है, फिर से आएगा समझ। एक जनरल ओवरव्यू में दे रहा हूं। हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने बस इतना पढ़ा कि हमें पढ़ना है इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन अंडरस्टैंड करने से पहले हमें थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में
पता होनी चाहिए कि कब कब कौन सा एक्ट आया है और किस एक्ट ने कौन सी चेंजेस की है और उसका इन्फ्लुएंस क्या है हमारे प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन पे, वही हमने पढ़ा, दैट्स इट। और उसमें हमने थोड़ी स्टोरी समझी कि जंग हो गया, ये जंगे वाली चीज़ें आप फिर से पढ़ोगे हिस्ट्री वाले पोर्शन में इन डिटेल। यहाँ पे मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है, बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बक्सर, और फाइनली कैसे फिर रेगुलेटिंग एक्ट से यहाँ पे इनका जो अफेयर्स है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने कैसे संभाले। ठीक है, तो आई गेस दिस इज एनफ फॉर टुडे। इंट्रोडक्टरी क्लास ही थी, तो कल से थोड़ा सा इंशाल्लाह पेस बढ़ेगी, क्योंकि टाइम हमने रखा है और इट्स 90 डे कोर्स इसका एनटी का। 90 डे के अंदर अंदर सिलेबस आपके सामने पड़ा है। अगर हम देखेंगे कम से कम इसको 1.5 साल होना चाहिए था प्रिपरेशन के लिए। अगर हिसाब मैंने सोचो कितना टाइम, 1.5 साल की प्रिपरेशन की ज़रूरत है। अगर यूजुअली कोई बंदा आप में से केएस के लिए प्रिपेयर करेगा, ठीक है, केएस में प्रिपेयर करने से पहले वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ही जाएगा 1 साल के लिए। दूसरे साल फिर क्या करेगा, दूसरे साल अब थोड़ा सा बोलेगा रिवीजन करूं, आंसर राइटिंग करूं, बाकी चीज़ें, और वो भी नहीं हो पाएगा। फिर तीसरे साल बोलेगा अब मैं जाऊंगा अटेम्प्ट देने के लिए। तो अगर हम सिलेबस को डिकोड थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा सिलेबस का एक और कॉपी। हाँ जी, देखिए सिलेबस में एक टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप केएस का सिलेबस देखेंगे वहां पे सिंपली लिखा होता है जनरल साइंस। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर पूछेंगे वो पूछेंगे कोई करंट का टॉपिक। लेकिन जब आप केएस मेंस या यूपीएससी मेंस की बात करेंगे वहां पे सेपरेटली एक टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेपरेटली एक बुक ही आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, जिससे आपसे स्पेस से रिलेटेड, कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड, ठीक है, यू हैव टू रीड अबाउट बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब यहाँ पे जेकेएसबी का साहिब आया और ठोक दिया रिलीज हुई साइंस एंड टेक। अब पढ़ेंगे क्या, बच्चे कन्फ्यूज। अब जनरल साइंस पढ़े, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें पढ़े, तो ओवरऑल इस सिलेबस में बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी, सवाल कहाँ से फ्रेम होंगे कोई एक्सपेक्ट नहीं होती है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, एसएसबी के एग्जाम्स जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, कभी कोई बच्चा 3-4 महीने पढ़ के अंदर और 2 साल पढ़ के बेचारा बाहर डिप्रेशन में। रीज़न, एक्सपेक्ट नहीं कर सकोगे सवाल कहाँ से क्या आएगा। कुछ टॉपिक्स है नो डाउट, कुछ टॉपिक्स क्लियरली मेंशन है जहाँ से इजीली क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है जैसे इंडियन इकोनॉमी, तो क्या पूछेंगे इंडियन इकोनॉमी, क्या पढ़ेगा बंदा इंडियन इकोनॉमी में। ये भी तो, इसके लिए एक रमेश सिंह की बहुत बड़ी बुक ही आती है पढ़ने के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, इंडियन इकोनॉमी अगर है दैट मीन्स हमें जीडीपी भी पढ़ना है, हमें ओवरऑल सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड है, आरबीआई से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, सेबी से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। तो ओवरऑल ऑलमोस्ट इंडियन इकोनॉमी में वही सारे टॉपिक्स होते हैं और वो सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है और वो आपको अपने इकोनॉमी सर पढ़ाएंगे। देखिए नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। मैं कह रहा हूं आई एम कंपेयरिंग दिस सिलेबस विद द सिलेबस ऑफ केएस या यूपीएससी। वहां पे एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक ही है ज्योग्राफी के साथ, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। और इसमें भी बच्चे जो बहुत सारी बुक्स लाते हैं, एक बुक आती है इसमें फेमस शंकर आईएएस नाम से, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह नाम से, या श्री राम आईएएस नोट्स पढ़ के आते हैं बच्चे, एक इतनी मोटी बुक इंडियन इकोनॉमी के लिए। ओके, द नेक्स्ट इज इंडियन कल्चर एंड आर्ट, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। अब बताओ जी, पूरा हिस्ट्री डाल दिया है और लिखा है इंडियन कल्चर और हेरिटेज। समझ आ रही है बात। और हिस्ट्री मतलब यू कैन सिंपली से यहाँ पे मुझे एनसीईआरटीज पढ़नी है, डेफिनेटली एनसीईआरटीज पढ़ के ही आप इस टॉपिक को कवर कर पाओगे। फिर आगे और एक लाइन जोड़ी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, बन गया मॉडर्न हिस्ट्री आपका, ये बन गया एंशिएंट मिडिवल, वो बन गया आपका मॉडर्न। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब तो ये तो गिने चुने टॉपिक्स है। टॉपिक ऑफ जियोग्राफी है, क्रॉप्स ये भी जियोग्राफी का टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ये भी जियोग्राफी का, डेमोग्राफी इसको छोड़ दो ये तो ऐसे ही है, रिवर्स लेक्स ये भी जियोग्राफी का है, टाइप्स ऑफ सॉइल्स ये भी जियोग्राफी का है, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट देखो बहुत ये यहाँ पे भी समझने की जरूरत है। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट यूपीएससी मेंस, जेकेपीएससी मेंस का एक अलग से सिलेबस होता है मेंस में, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीधे और यू हैव टू राइट डाउन।
अब यहां से अगर पूछेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या पूछेंगे? अब सिंपली मैं आपको बता सकता हूं, यहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको 9th 10th क्लास की कोई बुक देख लेनी है जेके बॉस की, उससे पढ़ना है, और साथ साथ में फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स और आपका ये एसडीआरएफ वगैरह एनडीआरएफ जो है उसके बारे में, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वगैरह है, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा और एक एम्बिग्युइटी जनरेट होती है। अगर इस डिजास्टर मैनेजमेंट को एसएसबी ने पूछा, आपके कंप्यूटर में एक लास्ट टॉपिक उन्होंने रखा है रिमोट सेंसिंग, देखा है? एनटी का सिलेबस देखा सबने? आपने देखा? उसमें एक टॉपिक है कंप्यूटर में रिमोट सेंसिंग। अगर वो रिमोट सेंसिंग का टॉपिक इसके साथ लिंक हो जाएगा, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक कोर्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर भी कराती है, और उसमें एक सब्जेक्ट ही है रिमोट सेंसिंग। आप थोड़ा सा समझो आपको किस लेवल की प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ठीक है, ये कोई डराने वाली बात नहीं है। आपको ऐसे ही कोचिंग सेंटर्स ले लेंगे, आ जाओ जी एंटी 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 कोर्स 20 रुपये 30 रुपये का कोर्स जैसे सलवा भेज रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव मार्किंग ज़रूरी है ताकि बच्चों जो रियल में एस्पिरेंट्स होंगे उनके साथ कहीं धोखा ना हो। ठीक है, आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, क्या पढ़ने की, असल में इस सिलेबस को अंडरस्टैंडिंग में आपको यह हमेशा दिमाग में ये चीज़ रखनी है, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है जो है आपका व्हाट नॉट टू रीड, क्या नहीं पढ़ना है मुझे। ठीक है, बाकी इसमें ये जो मैंने आपको अभी डिस्कस किए हैं, दीज आर द टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी, इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, साइंस एंड टेक मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आपको जनरल साइंस भी पढ़ना है, आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, और हमेशा मेरी बात याद रखना, आज ही से डे फर्स्ट से ये जो करंट इवेंट्स का टॉपिक है, दिस विल बी द डिसाइडिंग। इसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा इस एग्जाम में। सारे के सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस 12-15 मार्क्स यहां से फ्रेम हो जाएंगे। और इस एग्जाम, हमेशा एग्जाम्स में मैथ्स डिसाइडिंग होता है, किसी भी एग्जाम में, एसएसबी के एग्जाम में यहां पे आपका जीएस डिसाइड करेगा, यहां पे आपका इंग्लिश डिसाइड करेगा, क्योंकि इन दो में कुछ भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। और इंग्लिश तो यूजुअली एसएसबी ने हाई लेवल का ही पूछ के रखा है, और कांस्टेबल का पेपर देखो क्या पूछा है उसमें। ठीक है, इंग्लिश विल बी डिसाइडिंग 24 मार्क्स, एंड दिस 36 + 24 कितना हुआ? 60 मार्क्स। तो मतलब 60% ऑफ द सिलेबस तो जनरल स्टडीज ही है, तो जनरल स्टडीज एंड इंग्लिश विल बी द डिसाइडिंग। ठीक है, तो दिस इज एनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।